नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के शेड्यूल में अपने मनी मुद्रा चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मनी इंट्रोड्यूस होने से पहले जो सिस्टम था इसको हम बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज या सीसी इकोनॉमी कहते थे, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी कहते थे। तो बार्टर सिस्टम क्या था? जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो एक वस्तु का विनिमय दूसरी वस्तु में किया जाता था, एक कमोडिटी का एक्सचेंज अनदर कमोडिटी में किया जाता था। तो ये बार्टर एक्सचेंज था, या इसको हम सीसी इकोनॉमी कहते थे कि एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी जो थी उसमें विनिमय होता था, आदान प्रदान होता था। अब इस बार्टर सिस्टम के, इस सीसी इकोनॉमी के कुछ ड्रॉबैक्स रहे जिसके कारण आगे चलकर मनी इंट्रोड्यूस हुई। तो क्या ड्रॉबैक्स थे इसके, या क्या कठिनाइयाँ थी बार्टर सिस्टम की या सीसी इकोनॉमी की, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला था लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम तभी सक्सेस था जब दोनों वस्तुओं को एक्सचेंज करने वाले, आदान प्रदान करने वाले सहमत हो। अगर एक व्यक्ति व्हीट देकर बदले में क्लॉथ लेना चाहता है तो क्लॉथ वाला भी एग्री होना चाहिए व्हीट लेने के लिए, अर्थात एक दूसरे की वस्तुओं की उनको दोनों को आवश्यकता होनी चाहिए, दोनों सहमत होने चाहिए। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, इसकी कमी रहती थी। एक व्हीट देना चाहता है लेकिन दूसरा व्हीट नहीं लेना चाहता, उसके पास पहले से व्हीट है। एक क्लॉथ देना चाहता है, दूसरे वाला क्लॉथ नहीं लेना चाहता। तो इस तरह का ड्रॉबैक जो था उसमें बार्टर सिस्टम सफल नहीं था, सीसी इकोनॉमी सक्सेस नहीं थी। दूसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर में पेमेंट करने के बेस पर जब लोन लेते थे, उधार लेते थे, तो उसमें बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी। अर्थात अगर हम कर्जा ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं कि भविष्य में इसका भुगतान कर दिया जाएगा, तो ये एक बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक था, क्योंकि सीसी इकोनॉमी थी, कमोडिटी एक्सचेंज में काम में आती थी। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 1 क्विंटल व्हीट गेहूं उधार लिया और 1 साल बाद वह उसको लौटाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये, मनी तो है नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होगा, ब्याज कैसे निर्धारित होगा, कितना इंटरेस्ट उस 1 क्विंटल व्हीट पर देना होगा। और इस साल जो व्हीट की वैल्यू है और 1 साल बाद जो व्हीट की वैल्यू होगी उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो ये काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे कि फ्यूचर में पेमेंट करने के बेस पर हम जो उधार लेते थे अभी एट प्रेजेंट, उसको निर्धारित करना मुश्किल होता था। तीसरा ड्रॉबैक था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, कोई कॉमन मेजरमेंट की वैल्यू नहीं थी। 1 क्विंटल व्हीट और 1 क्विंटल राइस बराबर नहीं हो सकते। तो 1 क्विंटल व्हीट के बदले में राइस कितना होगा या क्लॉथ कितना होगा, इनकी कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, मेजरमेंट करने का कोई आधार नहीं था, कोई बेस नहीं था। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फोर्थ है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। कमोडिटी के अंदर अपनी वेल्थ को, अपनी संपत्ति को स्टोर करना और उसको ट्रांसफर करना जो है, हस्तांतरण करना बहुत मुश्किल था। मान लीजिए अब जब मनी इंट्रोड्यूस हो गई है तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की वेल्थ को, संपत्ति को मनी की फॉर्म में रखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, स्पेस थोड़ा सा चाहिए, और आजकल तो डिजिटल इकोनॉमी है। ऐसी स्थिति में बैंक के अंदर और कहीं भी उसको वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए व्हीट हो तो 50 लाख का व्हीट, उसके बराबर का अगर व्हीट या राइस माने, तो उसको स्टोर करना, संग्रह करना बहुत मुश्किल था, उसकी मेंटेनेंस रखना बहुत मुश्किल था, और दूसरा वेल्थ को ट्रांसफ़र करना मुश्किल था। अब मनी की टर्म में वेल्थ को ट्रांसफ़र करना इजी है। मैंने कहा डिजिटल इकोनॉमी है, तो आज प्रत्येक व्यक्ति के पास बैंक है, एक तरीके से मोबाइल है उसके पास, और मोबाइल इकोनॉमी चल रही है, डिजिटल इकोनॉमी चल रही है, वो कहीं भी अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मनी की टर्म में वेल्थ को ट्रांसफ़र करना, हस्तांतरण करना आसान हो गया है। और बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक था कि अगर व्हीट है तो उस व्हीट को
वेल्थ की फॉर्म में ट्रांसफर करना, कि आप अगर जयपुर दिल्ली कहीं गए हैं, वहां आपको एक शर्ट पसंद आई और उसके लिए आप यहाँ से जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 1 क्विंटल व्हीट लेकर जाएं, 1 क्विंटल राइस लेकर जाएं, तो इस तरह से वेल्थ को ट्रांसफर करना उस समय बड़ा मुश्किल था। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, अगला ड्रॉबैक इसका ये था कि कुछ गुड्स ऐसी थी जिसको छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। व्हीट, राइस ऐसे थे जिसको आप 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम बांट सकते हो। लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी थी, गाय, हॉर्स, जो खेती के काम आने वाले थे, कैमल, ऊंट या ट्रैक्टर, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इनको आप स्मॉल यूनिट्स में अलग से डिवाइड नहीं कर सकते, ये प्रॉपर एक यूनिट के रूप में ही मेजर होते हैं। तो इनकी वैल्यू और जिन कमोडिटीज़ को आप डिवीज़न कर सकते हो लाइक व्हीट, राइस, उसमें इनको मेजर नहीं कर सकते, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसलिए बार्टर सिस्टम सक्सेस नहीं हुआ, इसकी मुश्किलें थी, डिफ़िकल्टीज थी, और इस कारण आगे चलकर मनी इंट्रोड्यूस हुई और मनी की फॉर्म में ये चला। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब देखिए हम मनी के अंदर पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मनी। मनी का अर्थ क्या है, मुद्रा का अर्थ क्या है। तो मीनिंग में हम ये देखते हैं कि मनी वो है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे और गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है, जो उसका मेजरमेंट है, वो करे। या हम ये कह सकते हैं मनी वो है जो मनी का काम करे, मुद्रा का काम करे। और मुद्रा के या मनी के काम क्या क्या है? विनिमय करना, एक्सचेंज करना, वेल्थ को स्टोर करना, वैल्यू डिसाइड करना, वैल्यू चेक करना गुड्स और सर्विसेज की मनी की टर्म में। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं, सारे इसके काम हैं। तो मनी के जो फंक्शंस हैं वही इसके अर्थ में काम में आते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं मनी के, मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शंस, प्राथमिक कार्य, दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस, द्वितीयक कार्य, और तीसरा अदर फंक्शंस, अन्य कार्य। पहले हम इसमें लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस। तो मनी के प्राइमरी फंक्शन 2 होते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। मनी गुड्स और सर्विसेज में के एक्सचेंज के अंदर एज ए मीडियम, माध्यम के रूप में काम आती है। हम मार्केट से गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं और उसका जो पेमेंट करते हैं वो मनी की टर्म में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। और मनी की टर्म में एक्सचेंज होने से बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, कॉमन यूनिट नहीं थी, डिफर्ड पेमेंट्स की बात थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुद्रा के रूप में विनिमय करना आसान हो जाता है, इससे समय की भी बचत होती है और जो मुश्किलें थी वो कम होती है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। गुड्स और सर्विसेज की पेमेंट जो है मनी की टर्म में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करना, उनके मूल्य को निर्धारित करना। कोई वस्तु कितने रुपए क्विंटल है, कितने रुपए लीटर है, कितने रुपए मीटर है, ये सारा मनी की टर्म में मेजर किया जा सकता है। और अभी जो मॉडर्न मार्केट है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस है, उनकी जो वैल्यू है मनी की टर्म में इजीली डिसाइड हो जाती है। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन होते हैं इसमें, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। भविष्य में भुगतान करने के आधार पर हम अभी जो लोन लेते हैं वो मनी की टर्म में इजी है, मनी की टर्म में लोन लेना इजी है और एक टाइम बाद उसकी पेमेंट करना इजी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी की टर्म में इजीली डिसाइड हो सकता है। और अभी जो फाइनेंशियल मार्केट है, बैंकिंग सेक्टर है, वो मनी की टर्म में इन फंक्शंस को बहुत आसानी से कर रहा है और पूरा का पूरा मौद्रिक बाजार, वित्तीय बाजार है या बैंकिंग सेक्टर है, वो इस पर बेस्ड है। तो अभी एट प्रेजेंट हम लोन ले रहे हैं, फ्यूचर में विद इंटरेस्ट पेमेंट करने के बिहाफ पर वो मनी की टर्म में इजी हो गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी की टर्म में डिसाइड करना इजी हो गया है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी की टर्म में वेल्थ को स्टोर करना इजी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था
कि मनी के टर्म में आप अपनी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की आपकी जो वेल्थ है उसके लिए मनी की टर्म में उसको स्टोर करने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए और इजी है। और अभी डिजिटल इकोनॉमी के अंदर तो इसको और ज़्यादा आसान हो गया है वेल्थ को मनी के टर्म में स्टोर करना। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वेल्थ का ट्रांसफर करना, अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करना मनी के टर्म में इजी हो गया है। अभी बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं, डिजिटल टूल्स आ गए हैं जिससे ये और आसान हो गया है। आप RTGS कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट्स इस तरीके से हो गई है कि जो मनी की टर्म में वैल्यू ट्रांसफर हो रही थी वो पहले से भी आसान हो गई है। बार्टर सिस्टम की बजाय मुद्रा में हस्तांतरण करना पहले आसान था और अब डिजिटल इकोनॉमी में और ज़्यादा ईजी हो गया है, आसान हो गया है। फिर इसके अदर फंक्शंस, अन्य कार्य क्या है? बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख निर्माण करते हैं, उसका आधार प्राइमरी डिपॉजिट्स ही होती है और प्राइमरी डिपॉजिट्स मनी की टर्म में ही डिपॉजिट होती है। उसके बिहाफ पर ही बहुत सारे लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक आगे चलकर वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए या होम लोन के लिए लोन देता है और क्रेडिट क्रिएशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सर्जन भी मुद्रा के रूप में होता है और नेशनल इनकम का जो बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, वो भी मनी की टर्म में ही होगा। तो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन मनी की टर्म में इजीली हो जाता है। इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, मनी वेल्थ का सबसे लिक्विड फॉर्म है, तरल रूप है। अगर आपके पास वेल्थ रियल एस्टेट में है स्टोर की हुई या गुड्स में है, व्हीट, राइस में, तो वो लिक्विड फॉर्म नहीं है। आपको जरूरत पड़ने पर एकदम से उसको लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सके, जल्दी कर सके, जरूरी नहीं है। जबकि मनी जो है वो वेल्थ का सबसे लिक्विड फॉर्म है और ये आसानी से डिसीजन मेकिंग में आपकी सहायता कर सकता है, सबसे लिक्विड तरल रूप होने के कारण। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर कौन सी गुड्स और सर्विसेज परचेज करे, वो उसका प्राइस चेक करता है, प्राइस मनी की टर्म में है, और प्राइस या मनी जो है वो उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है और वो डिसीजन लेता है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज परचेज करे, मनी की टर्म में उनकी पेमेंट करके और अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करे। मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इसी तरीके से एक प्रोड्यूसर उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है जिसके बदले में उसको हायर प्राइस मिले। प्राइस किस में डिसाइड हो रहा है? मनी की टर्म में, और वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करे। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करना प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना, दोनों ही मनी की टर्म में जो है मेजर होते हैं और मनी ने इसको इजी किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपने ने मनी जो टॉपिक था इसको डिस्कस किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आपके 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, या सांख्यिकी अधिकारी या भारतीय आर्थिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लाभदायक होंगे। और अगर आपको ये वीडियो शेड्यूल, ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि समय पर आपको इन वीडियो लेक्चर की जानकारी मिल सके। और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।